साथियों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित हूं और इस महत्वपूर्ण विषय जो हमारा आज का विषय है उस विषय से हमारा साबका लगभग रोज पड़ता है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कई बार ऐसे समय आया होगा जब आपसे कहा जाता है कि हमें पेपर उपलब्ध कराइए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि आप कौन हैं। तो ये प्रोसीजर, इसे कहते हैं हम केवाईसी, नो योर कस्टमर का प्रोसीजर। क्या है, क्या जरूरत है और कहां कहां पे केवाईसी होती है, आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, केवाईसी का मतलब है, जैसे मैंने बताया, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। कौन जानना चाहता है? हम जिस कंपनी में केवाईसी करा रहे हैं, मान लीजिए हम मोबाइल का सिम खरीद रहे हैं, तो वो कंपनी हमारे बारे में जानना चाहती है, अपने ग्राहक के बारे में जानना चाहती है। हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी हमारे बारे में जानना चाहती है। हम किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है। तो इसीलिए इसे कहा गया नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि देखिए, ऐसा होता है कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी अदर प्लेस पे जहां केवाईसी रिक्वायर्ड है, तो वो जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन कौन है, वो क्या करता है, उसका प्रोफाइल क्या है और उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है। तो ये सब जानने का एक ही तरीका है कि हम उससे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें और उन डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड में रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें अगर किसी कारण से ज़रूरत पड़ जाए तो हम उस व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट से मैच करा सकें, मिलान करा सकें। तो इसलिए केवाईसी ज़रूरी है। अब साथियों, केवाईसी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसे एक हम लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज इत्यादि में केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा फिनटेक कंपनीज, आपके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, आप देखते होंगे कई बार आप ऑनलाइन कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे या ऑनलाइन कुछ परचेज सेल करते होंगे, तो वहाँ भी केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन केवाईसी होती है। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, अगर आप में से कोई गेमिंग का शौक़ रखता है तो वो केवाईसी, पहली एक बारी केवाईसी आप करते हैं, उसके बाद ही फिर आप ऑन बोर्ड हो पाते हैं। और उसके बाद अगर रियल इस्टेट कंपनीज में देखें तो वहाँ भी हमें केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई ज़मीन खरीद फरोख्त करते हैं तो वहाँ पे आपसे फुल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये अभी थोड़ी देर में मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा इंश्योरेंस का सेक्टर, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जिसे हम केवाईसी कराना कहते हैं। अब केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो केवाईसी के अंतर्गत हम 3 तरह से इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आईडी प्रूफ, जिसे हम आइडेंटिटी प्रूफ कहते हैं, कि आप कौन हैं, आपकी शक्ल कैसी है। जिसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो और जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, वो आईडी प्रूफ के रूप में काम कर सकता है। जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई बच्चा है, माइनर है, तो उसकी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें उसकी फ़ोटो लगी हो, डीएल इत्यादि इत्यादि। अब इसके बाद ये हो गया आपका आईडी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ भी अगर पैन कार्ड को हम छोड़ दें तो लगभग बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, वोटर कार्ड, डीएल इत्यादि में आपका एड्रेस होता है, तो वही डॉक्यूमेंट सेम आपके एड्रेस प्रूफ में भी काम आ सकता है। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके इनकम प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप कोई इंश्योरेंस कराने जाएं तो वहाँ पे आपको अंडरराइट, आपके केस को अंडरराइट करने के लिए अंडरराइटर आपसे इनकम प्रूफ मांगता है कि आपका बीमा हो रहा है तो उसमें आपकी इनकम का क्या प्रोफाइल है। तो इनकम प्रूफ के लिए मैं 2 तरह से इसको कैटेगराइज करूँगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, मतलब आपका प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल आपका, आप जॉब कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपका सैलरी स्लिप आपका इनकम प्रूफ है।
लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप तो है नहीं। तो बिजनेस करने वाले के लिए अनिवार्य रूप से आप हमेशा ध्यान दीजिए, भले ही उसका बिजनेस किसी भी कैटेगरी का हो, उसके पास 2 साल का ITR होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न। भले ही वो जीरो वाला, यानी कि आप उसमें टैक्स ना देते हो, लेकिन ITR आपका प्रूफ है, आपका इनकम प्रूफ है, तो उसी बेस पे आपको वो इनकम में आपको कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 कैटेगरी। अब इसके बाद फिर जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमारा KYC होता है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, विभिन्न जगह पे विभिन्न संस्थानों में अलग अलग समय के लिए KYC की मान्यता प्राप्त है। बैंकों में अमूमन हर 2 साल में वो KYC कराते हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान देती है कि उस कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, कितना रिस्क है उस पर। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कस्टमर है तो उसके लिए 10 साल तक पर्याप्त है। 10 साल के बाद फिर 10 साल तक उसको KYC को जो है दोबारा से KYC नहीं कराना है। कुछ कस्टमर्स के लिए 8 साल, और जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल कस्टमर हैं या जिनमें रिस्क ज़्यादा है, जिनका टूरिंग ऑन, मतलब जैसे हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा टूर लगते हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको हर 2 साल में अपना KYC कराना होता है। ये बैंकिंग सेक्टर की मैं बता रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा KYC का प्रोसीजर डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि एक बार आपकी KYC वन टाइम प्रोसीजर, एक बार आपकी KYC हो जाती है, और एक बार KYC हो जाने के बाद वो KYC के रिकॉर्ड्स, सेंट्रल KYC एक एजेंसी है, उस एजेंसी के पास जमा हो जाते हैं, और वो एजेंसी है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। क्या होता है यहाँ पे, जब आपका डॉक्यूमेंट जाता है, वेरीफाई होता है और जमा हो जाता है, और उसके बाद फिर उस कस्टमर को एक स्पेशल नंबर, एक विशेष नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिसे किन कहते हैं, KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार किन आपको अलॉट हो गया तो फिर आपको दोबारा KYC कराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि KYC कितने तरह की हो सकती है, KYC के टाइप। तो देखिए, KYC का सबसे प्रमुख प्रकार ऑफलाइन KYC है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, और अमूमन ज़्यादातर जगह पे यही होता है। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, इस 2024 फरवरी आज की डेट में ऑफलाइन KYC काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन सबसे बड़ी चीज़, फिर उस डॉक्यूमेंट को रखना, यानी कि जो एजेंसी इसको कर रही है, जो जिसके द्वारा कर रही है, जिसके लिए कर रही है, वहाँ पे रखना, संभालना, लाखों करोड़ों लोगों का वो डाटा संभाल के रखना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन आज की डेट में ये काफ़ी पॉपुलर है। ऑफलाइन KYC में ऑथराइज पर्सन उस कंपनी का, उस ऑफिस का आपके पास आता है, और आपसे आपकी एक फ़ोटो, आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, और अगर इनकम प्रूफ की ज़रूरत है तो इनकम प्रूफ लेके एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपका साइन कराता है और आपको ऑन बोर्ड करता है। इसके बाद फिर चूंकि आधार आज की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो आधार लिंक KYC भी होती है, जिसे हम कहते हैं eKYC। तो ये आधार eKYC क्या है? आधार eKYC में क्या है कि आपको आधार से आपके जो आधार में डाटा है उससे एक आपको मतलब ऑनलाइन जाके जब आप अपने साइट पे जाते हैं, अपने आधार की साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक XML फाइल पे आपका डाटा अपलोड करके आ जाता है, और इसे हम कहते हैं eKYC। इसे जो है आप किसी जगह पे अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल LIC में कोई बीमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे eKYC का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल है, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें OTP आता है उस व्यक्ति के पास जिसके नाम से आधार रजिस्टर्ड है, जिसका आधार है। इसके बाद फिर एक KYC है वीडियो KYC। वीडियो KYC में ऑथराइज पर्सन उस संस्था का उस अपने कस्टमर से
वीडियो पे आके, यानी कि ऑनलाइन आके, जिसे हम कहते हैं कैमरे पे आके आपका इंट्रो लेता है और आपसे बात करके आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपका वीडियो केवाईसी करता है। इसके बाद एक और प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं डिजिटल केवाईसी। तो देखिए, डिजिटल केवाईसी और आधार ई केवाईसी लगभग सेम है। तो डिजिटल केवाईसी में क्या है कि आपको ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आप आधार से लिंक नहीं करा रहे हैं केवाईसी को, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, जैसे आपका पैन, आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद फिर उसको जो है आप छोड़ दीजिए, 24 घंटे से 48 घंटे में वो आपके कागज़ वेरीफाई हो जाएंगे और आपका ई केवाईसी, डिजिटल केवाईसी प्रोसीजर हो जाएगा। केवाईसी की ज़रूरत क्यों है? तो मैं बता चुका हूँ कि केवाईसी की ज़रूरत इसलिए है कि अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉय को, कोई संस्था अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करती है, तो उसके लिए केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इस केवाईसी से हम काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगा सकते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके विषय में हम लोग किसी अन्य समय में किसी अन्य जगह पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, केवाईसी में इतना ही है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का जवाब देना। और साथियों, एक चीज़ और अपने इस वीडियो के मार्फत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम सोशल मीडिया पे इस तरह के नए, जिसे हम कह सकते हैं, प्रयोग कर रही है कि आम जन को, पब्लिक को फाइनेंशियल लिटरेसी हो, लोग जाने कि केवाईसी क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि विषय में। और मैं इसको एक बहुत वृहद लूँगा, बहुत बड़े स्तर पे लूँगा। धीरे धीरे हर बारी, हर वीडियो जब भी आएगा तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे ये प्रयास तभी सक्सेसफुल होंगे, तब मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। तो साथियों, आपका सहयोग अपेक्षित है। अगले एपिसोड में फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।